दोस्तों, पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे 21,000 से ज़्यादा एनजीओज़ के लाइसेंस कैंसिल हुए हैं, लेकिन अब ज़रा ग्राउंड पर इसके उदाहरण भी देखिए। उत्तर प्रदेश एटीएस ने इस्लामिक दावा सेंटर नाम की एक संस्था का भंडाफोड़ किया था, जिसपे आरोप था कि विदेशी पैसे से और जांच एजेंसियों के मुताबिक इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का पैसा भी शामिल था। मूक बधिर जो गूंगे बहरे बच्चे होते हैं, गरीब अनाथ बच्चों को बहला फुसला कर लाया जाता था और उनका धनवंतरण किया जाता था। इसके मेन हेड मोहम्मद उमर को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था। एक और बड़ा मामला सामने आया था ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क और इसके सीनियर हेड एडवोकेट कॉलिन गुंजालेस का। एक वॉचडॉग ऑर्गेनाइजेशन ने गृह मंत्रालय में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी कि ये जो संस्था है इसको यूरोप के 4 अलग अलग देशों के चर्चों से करीब 50 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिली है और आरोप यह था कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत में सीएए नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ जो चले आंदोलन थे उसमें लीगल और स्ट्रेटेजिकल सपोर्ट देने के लिए किया गया था। अब जरा सोचिए कि जो कानून सीएए पड़ोसी देश यानी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं उनको भारत की नागरिकता देने के लिए लाया गया था, उसके विरोध में प्रदर्शन को कानूनी और रणनीतिक मदद देने के लिए यूरोप के चर्चों ने 50 करोड़ रुपए दिए। अब ये पैसे क्यों दिए गए? अब यहाँ पे मुद्दा किसी को लीगल मदद देना नहीं है, कानूनी मदद देना हर वकील का हक है। असली मुद्दा यह है कि एफसीआरए कानून में साफ साफ लिखा है, ये साफ साफ कहता है कि विदेशी पैसे का इस्तेमाल किसी भी पॉलिटिकल नेचर या राजनीतिक गतिविधि में नहीं हो सकता। इसी लीगल लूप होल को बंद करने के लिए साल 2020 में एफसीआरए में 3 सबसे बड़े बदलाव किए गए थे। सब ग्रांटिंग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था, यानी कॉम्प्लेक्शन इंटरनेशनल जैसे कोई भी एनजीओ अब अपना विदेशी पैसा किसी दूसरे एनजीओ को आगे नहीं बांट सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों में लगाम, प्रशासनिक खर्चों की सीमा 50% से घटा के सिर्फ 20% कर दी गई थी। सेंट्रलाइज बैंक अकाउंट और आधार, हर एनजीओ के लिए दिल्ली स्थित एसबीआई की संसद मार्ग ब्रांच में ही अकाउंट खोलना अनिवार्य कर दिया गया था। सारा विदेशी पैसा यहीं से आएगा और संस्था के सभी प्रमुख पदाधिकारियों के लिए आधार लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया। अब आप पूछेंगे कि जब कानून इतना सख्त हो गया तो क्या विदेशी पैसा आना बंद हो गया? जी नहीं, इतनी आसानी से पैसा रुकता नहीं है। पैसे ने 6 नए चोर रास्ते ढूंढ लिए जिन्हें बंद करने के लिए 2026 का नया बिल लाया गया। अब ये 6 रास्ते ध्यान से समझिए। पहला रास्ता पॉकेट फंडिंग, विदेशी डोनर एनजीओ के अफसर को सीधे कंसल्टेंट या रिसर्चर बताकर पैसा भेजता है, फिर वो अफसर उसी काम को भारत के अंदर घरेलू कॉन्ट्रैक्ट में बदल लेता है, यानी विदेशी पैसा भारतीय रुपए की शक्ल में एफसीआरए को बाईपास कर गया। दूसरा रास्ता क्राउड फंडिंग और जो इंडिविजुअल्स हैं वो, यानी विदेशी सोर्स छोटे अमाउंट कई आम लोगों के हाथों में भेजता है, फिर वो लोग एनजीओ को डोनेट कर देते हैं, जैसे कि किसान आंदोलन के समय इसी तरह का पैटर्न देखने को मिला था। तीसरा रास्ता शेल एनजीओस, बिना किसी ट्रैक रिकॉर्ड के वो नए शेल एनजीओस बना लेते हैं, यानी कि प्रायर परमिशन रूट से पैसा उठा लेते हैं। चौथा रास्ता क्राउड फंडिंग, कीटो जैसे ऑनलाइन फंड रेजिंग प्लेटफॉर्म बिना किसी एफसीआरए कंप्लेंट्स चेक किए बिना ही विदेशी डोनर से सीधा पैसा उठा लेते हैं। पांचवा रास्ता सीएसआर रूट, विदेशी इंटरेस्ट ग्रुप जो किसी भारतीय कंपनी को फर्जी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट देते हैं उसका पैसा दे देते हैं और ये कंपनी फिर उसी पैसे को सीएसआर यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए एनजीओ को डोनेट कर देती है। छठा रास्ता प्राइवेट लिमिटेड मॉडल, एमएसटी और पैटा जैसे ग्लोबल एनजीओ भारत में खुद को एनजीओ के बदले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बताकर रजिस्ट्रेशन करा देते हैं ताकि एफसीआरए की जरूरत ही ना पड़े और पेरेंट कंपनी का पैसा कमर्शियल ट्रांजेक्शन बताकर आ जाए। जब भारत अपने कानूनों को सख्त करता है तो इंटरनेशनल मीडिया में एक ही राज अलपा जाता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, कानून ड्रैकोनियन है और तानाशाही है। आइए जरा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और ताकतों के कानूनों से भारत के कानून की तुलना करके देखते हैं। सबसे पहले अमेरिका में 1938 में ही एफएआरए फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू हो चुका था। अगर आप किसी विदेशी एंटिटी के लिए काम करते हैं तो खुद को फॉरेन एजेंट रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है वहाँ पे, और ना कराने पे 5 साल की सजा होती है। ऑस्ट्रेलिया 2018 से ही FATS फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी स्कीम वहाँ पे लागू है जो विदेशी प्रभावों पर पूरी और कड़ी नजर रखती है। रशिया 2012 के फॉरेन एजेंट लॉ के तहत बाहर से पैसा लेकर पॉलिटिकल एक्टिविटी करने वाले हर एनजीओ को अपनी पब्लिकेशन पर लिखना पड़ता है कि वो फॉरेन एजेंट है। चाइना 2017 का ओवरसीज एनजीओ मैनेजमेंट लॉ, हर विदेशी एनजीओ को सीधे मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है और किसी भी तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटी करने पे 100% बैन है।
बिल्कुल भी पॉलिटिकली कुछ भी काम नहीं कर सकता। अब चीन के बारे में तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों। पहले चीन में भी हज़ारों एनजीओस हो गए थे, लेकिन जब से ये कानून आया 2018 में, अब घट के वहाँ पे सिर्फ 600 एनजीओस रह गए। यानी चीन जैसा देश जिसकी आबादी हमारी लगभग बराबर की, वहाँ पे सिर्फ 600 एनजीओस हैं और हमारे यहाँ हज़ारों की संख्या में एनजीओस काम कर रही हैं। तो अब देखिए कितना बड़ा फ़र्क आता है जब इस तरह का लॉ आता है। और सरकार ने क्यों किया चीन की ऐसे? क्योंकि उन्होंने ये चीज़ देखी कि कहीं ना कहीं विदेशी फंड आ रहा है और वो जो है वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है वो पैसा। इसी तरह से इजराइल, जर्मनी, हंगरी, इजिप्ट, सबके अपने अपने सख्त कानून और लिमिट्स हैं। अब ज़रा बताइए कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चीन के कानून के सामने भारत का FCRA है क्या? कुछ भी नहीं। भारत सिर्फ इतना कहता है कि भैया जो आप पैसा लेकर आ रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कराओ, पैसे का हिसाब दो और जिस काम के लिए पैसा ला रहे हो उसी में से खर्च करो। उस हिसाब से तो भारत का जो कानून है वो पश्चिमी देशों की तुलना में कुछ भी नहीं है, बहुत ही उदार है और बहुत ही नरम है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स पर, साल 2026। सबसे पहले बैकड्रॉप समझिए। 13 मार्च 2026 को कोलकाता एयरपोर्ट पे NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एक अमेरिकी नागरिक मैथ्यू वैन डाइक को गिरफ्तार करती है। साथ में 6 यूक्रेनियन नागरिक भी पकड़े जाते हैं। वैन डाइक बाल्टीमोर का रहने वाला है, जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, लीबिया की जंग में गद्दाफी की जेल में भी रह चुका है और सन ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल नाम से एक संस्था चलाता है जो तथाकथित क्रांति और सशस्त्र विद्रोह की ट्रेनिंग देती है। अब इल्जाम यह था कि ये लोग बिना किसी परमिट के मिजोरम के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसे, म्यांमार बॉर्डर क्रॉस किया और वहां विद्रोही आर्म्स जो ग्रुप्स हैं उनको ड्रोन और हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। अब इन सभी पे UAPA के सेक्शन 18 के तहत केस दर्ज कर दिया गया है। ठीक 12 दिन बाद 25 मार्च 2026 को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय लोकसभा में FCRA अमेंडमेंट बिल 2026 इंट्रोड्यूस करते हैं। यह बिल पिछले सारे कानूनों से 2 कदम आगे है। पुराने कानून सिर्फ पैसे पर रोक लगाते थे, लेकिन यह बिल एसेट्स यानी संपत्तियों को भी कंट्रोल करता है। इसके 6 मुख्य और कड़े प्रावधान को समझिए। नंबर 1, सॉवरेन वेस्टिंग, चैप्टर 3A एंड सेक्शन 16A। पहले जब किसी भी NGO का लाइसेंस रद्द होता था तो वो विदेशी पैसे से बनी उसकी इमारतें जैसे कि स्कूल, अस्पताल, NGO अपनी सिस्टर जो कंपनी थी उसको ट्रांसफर कर देते थे या बेच देते थे। नया कानून कहता है कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन खत्म होगा वे सारे एसेट बिना किसी कोर्ट गए तुरंत सरकार के पास चले जाएंगे। सेक्शन 16A के तहत सरकार इन संपत्तियों को किसी सरकारी बीमा को दे सकती है या बेचकर पैसा सीधे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जमा कर सकते। नंबर 2, डीन सेक्शन 14BD। पहले NGO रिन्यूअल या जांच के समय अदालतों में सालों तक अपीलें करके अपना विदेशी अकाउंट इस्तेमाल करते रहते थे। अब अगर बिना रिन्यूअल खारिज हुए या जांच के दौरान लाइसेंस एक्सपायर होता है तो रजिस्ट्रेशन उसी समय बिल्कुल खत्म मान लिया जाएगा। नंबर 3, पर्सनल क्रिमिनल लायबिलिटी सेक्शन 2A। पहले संस्था के बड़े ऑफिसर कॉर्पोरेट शेल के पीछे छुप जाते थे, अब डायरेक्टर हो, ट्रस्टी हो, पार्टनर और HUF के कर्ता सब जो होंगे ये सब के सब व्यक्तिगत आपराधिक जिम्मेदारी इन पे तय की गई है। यानी कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो व्यक्तिगत FIR भी सरकार इनके अगेंस्ट कर सकती है। नंबर 4, सेंटर अप्रूवल सेक्शन 43। कोई भी स्टेट पुलिस या CID FCRA मामले में FIR दर्ज करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेगी। नंबर 5, क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे लगाम। कीटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए डोनर का FCRA कंप्लायंस चेक करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। अब जो 5वां प्रोविजन था वो धर्मांतरण पे रोक, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण को समझिए। अमेरिका में 1995 से एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जोशुआ प्रोजेक्ट। इस संस्था ने पूरी दुनिया के अनरीच पीपल ग्रुप्स जहां ईसाई आबादी 2% से भी कम है का एक पब्लिकली एक्सेसिबल डेटाबेस मेंटेन ये करती है, इन्होंने बना रखा है। इन्होंने पूरी दुनिया को 10/40 विंडोज यानी कि 10 से 40 नॉर्थ लैटिट्यूड में बांट रखा है, जिसमें भारत भी आता है। खुद जोशुआ प्रोजेक्ट के डेटाबेस के मुताबिक भारत की 2000 से भी ज्यादा कम्युनिटीज यानी जातियों को इनके डेटाबेस में रीजन और एथनिटी के आधार पे मैप किया गया है। यहाँ तक कि यादव जैसी बड़ी जाति को भी इसमें शामिल किया गया है। आप इनकी वेबसाइट में जाके देखिए, इन्होंने भारत की हर एक जाति, उपजाति और सरनेम तक का डेटा इसने व्यवस्थित तरीके से डॉक्यूमेंट कर रखा है कि शायद भारत सरकार के पास भी जातियों का इतना बारीक डेटा ना हो। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कभी भारत का विस्तृत डेमोग्राफी डेटा या कास्ट सेंसर जो है जातिगत गणना है का डेटा अगर लीक हो जाता है तो इस तरह के विदेशी डेटाबेस के साथ क्रॉस रेफर करके लक्षित समुदायों का स्पेसिफिक जो कम्युनिटीज हैं उनको टारगेट करना और सांस्कृतिक पहचान को बदलना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट आता है। यह बिल 2 अप्रैल 2026 को पास होने के लिए लिस्ट हुआ था, लेकिन भारी राजनीतिक विरोध और हंगामे के कारण सरकार ने इसे टाल दिया और इसे JCP यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया।
जिसमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। नॉर्मली कहानियां रुक जाती, लेकिन सरकार ने दूसरा रास्ता निकाला। जो बिल संसद के फ्लोर पे अटका, गृह मंत्रालय ने अपनी एग्जीक्यूटिव पावर और टेक्नोलॉजी से इसे लागू करना शुरू कर दिया। FCRA 2.0 पोर्टल। अभी पोर्टल क्या करता है? यह हर एनजीओ के अकाउंट्स, पैन, आधार, एनजीओ दर्पण पोर्टल और ICAI और UDIN सिस्टम को बैंक की लाइव API से जोड़ देता है। पैसा आते ही रियल टाइम में दिखेगा कि कहां से आया है और कितना पैसा आया है। 14,500 एक्टिव एनजीओस जो हैं अब सीधे सीधे डिजिटल सर्विलांस के नीचे हैं। और अब इसका लाइव ट्रेलर देखिए। 18 और 19 अप्रैल 2026 को ईडी ने बेंगलोर की एक अमेरिकी संस्था तिमोथी इनिशिएटिव, जिसे डेविड नेल्स नाम का आदमी चलाता है, उस पर रेड मारी। अब जांच में सामने आई कि नवंबर 2025 से अप्रैल 2026 के बीच में करीब 92 करोड़ 55 लाख रुपए का जो पैसा था वो बिना किसी FCRA अप्रूवल के 1000 से ज्यादा विदेशी डेबिट कार्ड्स के जरिए भारत में लाया गया। बेंगलोर एयरपोर्ट में एक कोरियर बैग से 24 कार्ड पकड़े जाते हैं। सब पर एक ही नाम दर्ज था, संतोष कुमार। अब सबसे चौंकाने वाली बात थी कि इन पैसे का जो करीब 6 करोड़ 5 लाख रुपए थे वो बस्तर और धमंतरी जैसे नक्सल प्रभावित ट्राइबल इलाकों में ट्रेस किए गए। 11 जून 2026 को बेंगलोर में UAPA के तहत FIR दर्ज की गई। यानी बिल संसद में अटका रहा, लेकिन जमीनी इन्फोर्समेंट नहीं रुका। जैसे ये नया नियम आया, इसके खिलाफ एक पूरी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय चेन एक्टिव हो गई। 26 मार्च कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने, CBCI ने इसे खतरनाक कहा। 1 अप्रैल SDPI ने इसे असंवैधानिक बताया। 2 अप्रैल अमेरिका स्थित इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल ने भी इसका विरोध किया। 4 अप्रैल जमायत इस्लामी हिंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 28 जून देश भर के कैथोलिक चर्चों में प्रोटेस्ट पेयर हुई। 1 जुलाई 2026 केरल विधानसभा ने भी इस बिल और रूल्स के खिलाफ प्रस्ताव पास किया। 111 के मुकाबले सिर्फ 2 वोट। मई 2026 अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो कोलकाता स्थित मिशनरीज ऑफ चैरिटी पहुंचे, जिसे एक बड़ा कूटनीतिक इशारा, डिप्लोमेटिक साइन माना गया। अब जरा सोचिए, अमेरिकी संस्थाएं, घरेलू राजनीतिक दल और अलग अलग धार्मिक ग्रुप सब एक ही हफ्ते के अंदर एक ही भाषा में विरोध करने लगे। यही वो पैटर्न है जो हमने सभी के कलर रेवोल्यूशन में भी देखा था, जिसके बारे में मैंने पार्ट 1 में बात की। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जरूर देखिए। अब बात करते हैं कि आखिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, विरोधियों के तर्क क्या हैं। तो विरोधियों के 3 मुख्य तर्क हैं। तर्क नंबर 1, संपत्ति छीनी जा रही है, यानी कि प्रॉपर्टी राइट वॉल्यूशन हो रहा है। अब सच ये है कि ऑनरशिप छीनी नहीं जा रही है, कस्टोडियल कंट्रोल लिया जा रहा है, सिर्फ ताकि जनता के नाम पे जो आप पैसा लाए हैं, वो जो आपने जनता के नाम पे जो आप पैसा लाए, उसे जो इमारत आपने बनाई है वो जनता के ही काम आए, उसे बेचा ना जाए। तर्क नंबर 2, असीमित अधिकार मिल रहे हैं। सच ये है कि जुडिशियल रिव्यू अभी भी हाई कोर्ट आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 136 में खुला हुआ है। अब बिल्कुल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं किसी भी केस में। तर्क नंबर 3, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। सच है कि 2022 के ऐतिहासिक नोएल हार्पर केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि विदेशी योगदान, फॉरेन कंट्रीब्यूशन पाना कोई मौलिक अधिकार नहीं है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। सरकार इसे पूरी तरह से रेगुलेट कर सकती है। और 1977 का स्टेशनर्स जो केस था, उसमें भी धर्म प्रचार का अधिकार दिया गया, ना कि धर्मांतरण कराने का। आप धर्म प्रचार कर सकते हैं अपने आप का, लेकिन आपको ये कोई अधिकार नहीं है कि आप दूसरों का धर्म परिवर्तन कराएं। आइए अब अंत में एक सीधा सा गणित समझते हैं। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है PPP आधार पे। भारत सरकार हर साल अपनी वेलफेयर स्कीम्स पे, यानी कि जन कल्याण योजनाओं पे 55 से 60 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है। इसके सामने बाहर से आने वाली 18,600 करोड़ रुपए की जो ये फॉरेन फंडिंग है, कुछ भी नहीं है, बहुत थोड़ा सा पैसा है। सरकारी खर्च के अगर हम कंपेयर करें तो 0.34%, यानी कि 1% भी ये नहीं है। भारत के विकास या वेलफेयर के लिए इस विदेशी पैसे की हमें कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये पैसा आ रहा है। यह 0.34% पैसा भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को रोकने के लिए, उनमें जो मुकदमे होते हैं उसके लिटिगेशन को फंड कर सकता है, पेशेवर प्रदर्शनकारियों को लीगल सहायता दे सकता है और समाज के अंदर जो फॉल्ट लाइन है उसको गहरा कर सकता है। अब सवाल ये नहीं है कि पैसा कितना है, सवाल यह है कि इसका आर्थिक योगदान 0 है तो ये आ क्यों रहा है, और अगर ये किसी अच्छे काम के लिए आ रहा है तो फिर हिसाब देने में डर कैसा। 2026 का कानून इसी सवाल का जवाब तय करता है। संसद में भी घमासान चल रहा है, लेकिन देश की सुरक्षा और संप्रभुता के आगे कोई समझौता नहीं हो सकता। अभी संसद में ये बिल आने वाला है, हो सकता है इसी वीक में या फिर अगले वीक, क्योंकि अगला वीक तो संसद जो सत्र है, ये मानसून सत्र, इसका ये आखिरी वीक होगा। अब या तो इस वीक में आ जाए, अगले वीक में आ जाए। अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, सरकार की मजबूती दिखाई देगी मोदी सरकार की। लेकिन अगर नहीं आता इस बार भी तो समझिए फिर सरकार कहीं ना कहीं फौरन जो है
प्रेशर में है और जिस तरह से CJP का आंदोलन खड़ा हुआ उसमें कहीं ना कहीं, और इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जितने भी ये मिशनरीज थे और ये सब इनको सपोर्ट कर रहे थे, इसमें जिहादी तत्व भी थे, यानी कि बाहर से फंडिंग आ रही थी ज़बरदस्त। एक तरफ जो ये पूरा आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पर, उसमें विदेशी फंडिंग थी, खाना आ रहा था। दूसरी तरफ रांची में भी बैठे हुए हैं स्टूडेंट, लेकिन उनको कोई नहीं पूछा है, कहीं से कोई फंडिंग नहीं आ रही। तो सारा जो मामला था वो FCRA के खिलाफ था, इसमें स्टूडेंट का कोई लेना देना था, ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है अभी तक सोशल मीडिया में जितना भी चल रहा है। और ये अगर आता है कानून तो इससे फ़ायदा होगा। और जैसे कि पहले पार्ट में ही मैंने आपको बताया था कि 70% से ज़्यादा पैसा तो ईसाई मिशनरीज लेकर आ रही है और उनको ये इफेक्ट करता है, इसलिए केरल विधानसभा में पास हुआ इसके खिलाफ, जो था उन्होंने बिल पास कर दिया। लेकिन खैर अब ये सारी चीज़ें चलेंगी, अगले हफ्ते में पूरी स्थिति साफ़ हो जाएगी कि आएगा कि नहीं आएगा। आना चाहिए, ज़रूर आना चाहिए। लेकिन इस पूरे विषय पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, दोनों पार्ट ज़रूर देखें इस पूरे खेल को समझने के लिए, क्योंकि ये जो खेल है ये कोई स्टूडेंट, कोई किसान, कोई जवान का खेल नहीं है, सीधे सीधे फॉरेन फंडिंग का खेल है। भारत में किस तरह से डेमोग्राफी चेंज करनी है ये उसका खेल है, और धर्म परिवर्तन का खेल है। ह्यूमैनिटी से, लोगों की मदद से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।